नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LPS एकेडमी पर, जहां हम इंग्लिश पढ़ रहे थे। और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज हमारी चल रही है, उस सीरीज में नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स के बाद आज हमारी जो क्लास है प्रीपोजिशंस की। आज हम प्रीपोजिशंस पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं। इनको हिंदी में संबंध बोधक या संबंध सूचक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक या संबंध सूचक यानी कि संबंध का बोध कराने वाले या संबंध बताने वाले जो शब्द है वो हिंदी में प्रीपोजिशन के, हिंदी में संबंध बोधक शब्द, इंग्लिश में प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन between a noun and other noun, between a noun and a pronoun, between a pronoun and other pronoun, यानी कि एक नाउन का दूसरे नाउन से, एक नाउन का दूसरे नाउन से, अदर नाउन से संबंध बताएंगे। यानी कि जो प्रपोजिशन है संबंध बताने वाले संबंध, संबंध किसका किससे बताएंगे, तो एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताएंगे, एक नाउन का प्रोनाउन से संबंध बताएंगे, प्रोनाउन, प्रोनाउन का प्रोनाउन से भी बताएंगे, प्रोनाउन का प्रोनाउन से भी संबंध बताएंगे। अब नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, तो नाउन प्रोनाउन की क्लास हमारी हो चुकी है। आप पहले नाउन की प्रोनाउन की क्लास देखें, वो क्लास डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप नाउन समझे। नाउन हर वस्तु को, प्रत्येक चीज को, एवरीथिंग इज ए नाउन। नाउन क्या होती है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज, जो भी जिसका भी चित्र आपके दिमाग में बनता है वो हर चीज हर वस्तु नाउन होती है। नाउन में क्या क्या आते हैं, नाउन में प्लेस आता है, पर्सन आता है, थिंग्स आती है, फ्रेज आती है। तो प्रत्येक चीज क्या है, नाउन। तो एक नाउन का दूसरे नाउन से जो संबंध बताने वाले शब्द है, या एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन से, एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से जो संबंध बताने वाले शब्द है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशंस कहते हैं। एंड वी कैन से दैट प्रीपोजिशन, एक सेकंड दोस्तों, प्रीपोजिशन is a word, preposition is a word that is used with a noun or pronoun to show relation। क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, रिलेशन क्रिएट करेंगे, संबंध बताएंगे। रिलेशन बिटवीन, किसका किससे रिलेशन बताएंगे, बिटवीन ए नाउन और एंड अदर नाउन, एंड अदर नाउन, बिटवीन ए नाउन एंड ए प्रोनाउन, बिटवीन ए प्रोनाउन एंड अदर प्रोनाउन, अदर प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड विथ ए नाउन और ए प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो एक नाउन या एक प्रोनाउन के साथ लगकर उस नाउन का या उस प्रोनाउन का संबंध बताएगा। किस किस के बीच संबंध बताएगा, ए नाउन एंड ए अदर नाउन, यानी कि एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ क्या बताएगा, संबंध बताएगा। कैसे बताएगा अभी देखेंगे। और एक नाउन का एक प्रोनाउन के साथ संबंध बताते हैं, एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ संबंध बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंध बोधक या संबंध सूचक शब्द कहते हैं। ये क्या करेंगे, एक नाउन का दूसरे नाउन से, देखो नाउन को नाउन से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। कंजक्शन जोड़ने का काम करते हैं, संयोजन का काम करते हैं, कनेक्टिव वर्ड जो होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन जो है वो संबंध बताते हैं कि पहली जो नाउन है वो दूसरी नाउन से किस तरीके से संबंधित है, उसके पास में है, उसके ऊपर है, उसके नीचे है, उससे दूर है, उसके नजदीक है, या उसकी स्थिति क्या है। ये रिलेशन के साथ साथ क्या बताते हैं, पोजीशन भी बताते हैं, यानी कि उसकी स्थिति क्या है। इसीलिए इनको प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या बताते हैं, रिलेशन के साथ साथ पोजीशन भी बताते हैं, एक नाउन की दूसरी नाउन के साथ में या एक नाउन की दूसरे प्रोनाउन के साथ में
क्या बताते हैं? स्थिति बताते हैं या संबंध बताते हैं। देखिए कैसे बताते हैं। तो मैंने 3 चीजें लिखी, यानी कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, अदर नाउन के साथ क्या बताएगा? संबंध बताएंगे। एक नाउन का प्रोनाउन के साथ संबंध बताएंगे, और एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के यानी कि अदर प्रोनाउन के साथ में संबंध बताएंगे। नाउन क्या है? दुनिया की हर चीज, प्रत्येक वस्तु जो भी आपको दिख रही है उसका नाम नाउन है। नाउन का मतलब होता है नाम, प्रत्येक वस्तु का एक नाम होता है, वो नाम नाउन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे करके बताता हूं, जैसे द बुक। अब बुक क्या है? बुक नाउन है। जो भी चीज है, टेबल है, कुर्सी है, फैन, पंखा, ये मार्कर, पेन, पेंसिल, शर्ट, ये नाउन है सारी चीज। द बुक इज द टेबल, द टेबल। अब देखिए आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर है, कोई जरूरी नहीं है ऊपर है, वो नीचे भी हो सकती है, टेबल के नीचे है। तो जो बुक है, किताब है, वो टेबल के नीचे है या ऊपर है या उससे दूर है, उसके पास में है, कहां पर है? किताब की स्थिति क्या है? किताब क्या है? किताब नाउन है। प्रत्येक वस्तु नाउन होती है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट नाउन। ये क्या हो गई? हमारी फर्स्ट नाउन हो गई, बुक। टेबल क्या है? टेबल भी नाउन है, ये हमारी दूसरी नाउन हो गई, सेकंड नाउन। तो पहले नाउन दूसरी नाउन से किस तरीके से संबंधित है? अब मान लीजिए मैं यहां लगा देता हूं ऑन, तो आप कहेंगे कि सर जो किताब है, बुक जो है, वो टेबल के ऊपर है। किसने बताया? ऑन ने बताया। यानी कि ऑन वह शब्द है जो पहले नाउन का दूसरे नाउन से क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है कि यानी कि जो फर्स्ट नाउन है बुक है, वो सेकंड नाउन टेबल के ऊपर है। मान लीजिए मैं यहां अंडर लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? अंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो किताब है, बुक जो है, वो टेबल के नीचे है। किसने बताया? अंडर ने बताया। मान लीजिए मैं यहां और कोई प्रपोजिशन लगा देता हूं, नियर लिख देता हूं। यहां क्या लिख देता हूं? नियर। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो बुक है वो टेबल के पास में रखी हुई है। तो ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ऑन है, अंडर है, नियर है, ये एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। पहली नाउन की दूसरी नाउन से पोजीशन बता रहे हैं कि फर्स्ट जो नाउन है वो सेकंड नाउन से किस तरीके से संबंधित है, उसका संबंध बता रहे हैं। इसलिए इन शब्दों को ऑन, अंडर, नियर, बाई, बिटवीन, अमोंग, इन, अपॉन, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंध बोधक या संबंध सूचक शब्द कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आई वेंट फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक इन द पार्क, इन द पार्क। आई वेंट, मैं गया, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, पास्ट टेंस है। फॉर ए वॉक, अब यहां वॉक जो है वो वर्ब होती है, वॉक यानी घूमना, लेकिन यहां जो वॉक है ये किसका काम कर रही है? नाउन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? नाउन का। यानी कि वॉक के लिए, फॉर ए वॉक, वॉक के लिए, घूमने के लिए। इन द पार्क, पार्क में गया, पार्क में गया। इन मैंने यह यूज किया, इनका मतलब क्या है कि मैं पार्क के अंदर घूमने के लिए गया। मैं इनकी जगह क्या यूज कर सकता हूं? नियर का मैंने यूज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पार्क के पास में घूमने के लिए गया। तो ये जो शब्द है कौन बता रहे हैं? इन है, नियर है, ये क्या कहलाएंगे? प्रीपोजिशंस कहलाएंगे। प्रीपोजिशंस के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको मैं बता देता हूं, जहां से अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगते हैं ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वो नहीं आते हैं। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है। एग्जांपल अभी मैं दूंगा, आपको बताऊंगा। और देखिए प्रीपोजिशन के बाद और क्या क्या नहीं आते हैं। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। कौन सा केस नहीं आता है? सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उनका आप यूज नहीं कर सकते। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, सी है। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं, ये सब्जेक्टिव केस कहलाता है प्रोनाउन का
ये प्रपोजिशन के बाद नहीं आएगा। इनका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि आई का ऑब्जेक्ट होगा मी यूज किया जा सकता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस यूज किया जा सकता है। तो यानी कि प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज हम नहीं कर सकते हैं। अक्सर एग्जाम में दिया होता है, कोई प्रपोजिशन दे दिया, प्रपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट के रूप में आई दे दिया, वी दे दिया, ही दे दिया, सी दे दिया, ये गलत हो जाता है। फिर प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा तो कौन सा केस होगा? प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जा सकता है। कौन सा केस यूज किया जा सकता है? ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी, आई मी, वी का अस, यू का यू ही बनता है, तो प्रपोजिशन के बाद यू तो आ सकता है। तो प्रपोजिशन के बाद में वर्ब नहीं आ सकती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और जो फिफ्थ फॉर्म होती है एस वाली, वो भी यूज नहीं हो सकती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होती है, जिसको हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जा सकती है। यानी कि आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है प्रीपोजिशन के बाद में, वो यूज की जा सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे करके बताता हूं, एक सेकंड। तो प्रपोजिशन के बाद में एक तो वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जैसे माय मदर कुक्ड फूड फॉर, अब फॉर क्या हो गया? प्रपोजिशन हो गया। प्रपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट का यूज हम नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज हम नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। माय मदर कुक्ड फूड फॉर माय सिस्टर एंड आई, ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि प्रपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा, यहाँ आई की जगह क्या आ सकता है? क्या आएगा? मी आएगा। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में ये दे दिया, ऐसे ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है, कई बार एसएससी ने पूछा है प्रपोजिशन के बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव केस यूज में नहीं किया जाएगा प्रपोजिशन के बाद में। जैसे मैं आपको और उदाहरण देता हूं, ही हैज कंप्लेंड अगेंस्ट आई या वी, तो वी नहीं आएगा, वी की जगह क्या आएगा? अस आएगा। आई नहीं आएगा, आई की जगह क्या आएगा? मी आएगा। यानी कि प्रपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस का यूज हम नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव केस की जगह किसका यूज हम करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड का यूज नहीं करते। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है, आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है, वो यूज में ली जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे राम, एक सेकंड, राम लॉज्ड का मतलब दर्ज कराना। राम लॉज्ड एन FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट जो दर्ज कराई जाती है उसको कहते हैं FIR। राम लॉज्ड एन FIR अगेंस्ट यू एंड मी। यहाँ आई का यूज हम नहीं कर सकते। अब देखिए यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू सब्जेक्टिव केस भी है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी है। यू तो आ सकता है क्योंकि यू यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है, न कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इधर आई नहीं आ सकता। मी क्या है? मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो मी आ सकता है, आई नहीं आ सकता। यू आ सकता है। मान लीजिए यहाँ किसी का नाम, जैसे यहाँ नाम आ जाए कि राम ने FIR लॉन्च करवाई, किसके खिलाफ? अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट प्रपोजिशन, इसका मतलब होता है के विरुद्ध, के खिलाफ, तुम्हारे और मेरे खिलाफ करवाई। अब यहाँ नाम जो होता है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है और नाम का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो नाम ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट के स्थान पर है, वो सब्जेक्टिव केस हो गया, नाउन होती है। और मोहन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो नाम का ऑब्जेक्टिव केस नाम ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ सीता है, तो सीता यहाँ आ सकता है। अब यहाँ सीता सब्जेक्टिव केस नहीं है, सीता क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। इस बात को आप समझे होंगे। आगे देखिए, अब यानी कि प्रपोजिशन के बाद किसका यूज नहीं कर सकते हम? वर्ब का यूज नहीं कर सकते, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हम कर सकते हैं। जैसे आई अंडरस्टैंड
एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना, उससे दूर रहना। आई एब्स्टेन फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का यूज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का हम यूज कर सकते हैं। आई एब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, यानी कि मैं स्मोकिंग से क्या करता हूं, परहेज करता हूं, स्मोकिंग से मैं दूर रहता हूं, या एल्कोहल से मैं दूर रहता हूं। आई एब्स्टेन फ्रॉम द यूज ऑफ एल्कोहल, यूज ऑफ एल्कोहल, यानी कि मैं एल्कोहल के उपयोग से बचता हूं, उसका परहेज करता हूं, उससे दूर में रहता हूं। तो प्रपोजिशन के बारे में हमने क्या क्या सीखा, यानी कि प्रपोजिशन के बाद वर्ब का यूज हम नहीं कर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है एस या ईएस वाली, उसका यूज नहीं होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकती है, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ सकती है, जैसे आई एब्स्टेन फ्रॉम स्मोकिंग, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कर सकते हैं। प्रीपोजिशन के बाद में सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, अगर दिया हुआ है तो गलत है। वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नहीं आएगी, वर्ब की फिर फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली आ सकती है। और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आ सकता है, ऑब्जेक्टिव केस हमारा आ सकता है, जैसे इसके उदाहरण हमने दिए हैं। अब हम एक एक प्रीपोजिशन को लेते हैं और प्रीपोजिशंस को हम पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या है, संबंधबोधक शब्द, संबंध सूचक शब्द जो एक नाउन का दूसरे नाउन से, एक नाउन का प्रोनाउन से या प्रोनाउन का प्रोनाउन से क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड विथ ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो रिलेशन और पोजीशन बिटवीन ए नाउन एंड अदर नाउन, बिटवीन ए नाउन एंड प्रोनाउन, बिटवीन ए प्रोनाउन एंड ए अदर प्रोनाउन। ठीक, अब हम पहले उन प्रपोजिशंस को लेंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस है, यानी कि एक से ज्यादा ऐसे प्रपोजिशन है जिनका समान अर्थ निकलता है, एक जैसा ही उनका अर्थ निकलता है, उनमें डिफरेंस क्या है उस अंतर को हम देखेंगे, उन प्रपोजिशन को हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे ऑन का मतलब भी क्या होता है, ऊपर होता है, अबोव का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है, अप का मतलब भी ऊपर होता है, अप टू का मतलब भी ऊपर होता है। तो इन सब में ऑन है, अबोव है, ओवर है, अपॉन है, अप टू है, अप है, इनमें क्या अंतर है, कहाँ ऑन का यूज किया जाना चाहिए, कहाँ अबोव का यूज किया जाना चाहिए, इनमें अंतर क्या होता है, उस अंतर को हम देखते हैं। इन और इनटू में कंफ्यूजन है, इन और इनटू का दोनों का अर्थ में या के अंदर या के भीतर होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, कहाँ इनका और कहाँ इनटू का यूज हम कर सकते हैं। बिटवीन और अमोंग का एक पेयर बनता है, कंफ्यूजिंग पेयर बनता है। बिटवीन का मतलब भी के बीच में, अमोंग का मतलब भी या अमोंगस्ट का मतलब भी के बीच में होता है, इनमें क्या अंतर है। विथ और बाई में क्या अंतर है, वो अंतर हम देखेंगे। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, वो अंतर हम देखेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले जो प्रपोजिशंस है, इनको हम एक बार एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद में हम अलग अलग प्रपोजिशन देखेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेशन होगा वो होगा फिक्स प्रपोजिशन, यानी कि जैसे फिक्स प्रपोजिशन है कि बेट के बाद फोर का ही यूज होता है, ऐसी कौन कौन सी वर्ब है उनके साथ में फिक्स प्रपोजिशन का यूज होता है, वो एडवांस्ड जो प्रपोजिशन है वो हम देखेंगे। पहले शुरुआत से चलते हैं, थोड़ा लो लेवल से। जैसे सबसे पहला जो हमारा प्रपोजिशन है वो है ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, के ऊपर। अबोव का मतलब भी के ऊपर होता है, अबोव का मतलब भी क्या होता है, ऊपर। और एक है ओवर, ओवर का मतलब भी क्या होता है, ऊपर होता है। एक अपॉन हम ले सकते हैं, अपॉन का मतलब भी क्या होता है, ऊपर। अप का मतलब भी ऊपर होता है, अप टू का मतलब भी ऊपर होता है। और जो इनका अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम्स जो इनका है वो है डाउन है, अंडर है, विनीथ है, उनको हम देखेंगे। डाउन का मतलब भी नीचे, अंडर का मतलब भी नीचे, विनीथ का मतलब भी नीचे, इनमें क्या अंतर है, इसके बाद हम इनको देखेंगे। अच्छा, अर्थ की दृष्टि से इनका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो तो सबका सेम है। ऊपर और बच गए, अप और अप टू बच गए। मैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अप और अप टू भी बताऊंगा, उनका मतलब भी क्या होता है, ऊपर होता है। देखिए, ऑन ऊपर के अर्थ में ने छूती, सॉरी, टच्ड जो पोजीशन है, टचिंग जो पोजीशन है, यानी कि कोई वस्तु, एक नाउन है जो दूसरे नाउन के ऊपर इस पोजीशन में रखी हुई है कि नीचे वाली वस्तु को ऊपर वाली वस्तु टच कर रही है, छूती हुई अवस्था में रखी हुई है। तो कोई नाउन जो दूसरी नाउन के ऊपर टचिंग पोजीशन में है, छूती हुई अवस्था में है, वहां हम किसका यूज करेंगे,
वहां हम ऑन का यूज करेंगे। मैंने पहला उदाहरण दिया था, द बुक इज ऑन द टेबल। मैं वहां ये नहीं बोल सकता कि द बुक इज अबव द टेबल, द बुक इज ओवर द टेबल, क्योंकि किताब टेबल के ऊपर न छूती हुई अवस्था में कैसे रह सकती है। किताब टेबल के ऊपर रखी है तो ऑफकोर्स वो टचिंग पोजीशन में है, छूती अवस्था में रखी जा सकती है। जैसे मैं वो एग्जांपल यहां लिख सकता हूं, द बुक इज द टेबल। अब मान लीजिए यहां ब्लैंक जो स्थान है, इसमें आपको इन प्रीपोजिशंस में से कोई एक बनना है, तो आप क्या भरेंगे? अबव नहीं भर सकते यहाँ, क्योंकि अबव न छूती अवस्था में अनटच्ड पोजीशन में के लिए अबव का यूज किया जाता है। तो क्या आएगा? ऑन का यूज हम यहाँ करेंगे, यानी कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर छूती अवस्था में रह सकती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई भी चीज है, देयर इज ए कारपेट, देयर इज ए कारपेट ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर कारपेट बिछा रखा है, तो वो ये थोड़ी है कि बीच में अदर में कारपेट रुका हुआ है, नहीं, वो टचिंग पोजीशन में है। तो छूती हुई अवस्था के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज हम करते हैं। अबव को देखिए, अबव यानी कि कोई नाउन है, उस नाउन के ऊपर न छूती हुई अवस्था में अनटच्ड पोजीशन। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सिर के ऊपर फैन है, पंखा है, लेकिन मेरे सिर को छू नहीं रहा है, तो जो फैन है वो मेरे सिर के ऊपर है, ऊपर के अर्थ में ही हम यहाँ किसका यूज करेंगे? अबव का यूज करेंगे, लेकिन वो अनटच्ड पोजीशन होनी चाहिए, न छूती अवस्था में। जैसे मैं लिख सकता हूं, देयर इज ए फैन, देयर इज ए फैन, क्या आएगा? ऑन आएगा या अबव आएगा? अबव आएगा, अबव माय हेड, माय हेड, यानी कि मेरे सिर के ऊपर क्या है? पंखा है, अबव का यूज होगा। मेरे सिर के ऊपर छत है, देयर इज ए रूफ, रूफ नहीं कहेंगे, सीलिंग, नीचे की छत को क्या कहेंगे? सीलिंग कहेंगे। देयर इज ए सीलिंग अबव माय हेड, तो किसका यूज हम यहाँ करेंगे? अबव का यूज करेंगे, न छूती अवस्था में है। सॉरी, सीलिंग जो है उसके लिए किसका यूज करूंगा मैं? अबव का। ये एग्जांपल मैंने यहाँ गलत दे दिया था, उसके लिए ओवर का मैं यहाँ यूज करूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो अबव यानी कि जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर है, और ओवर, अबव और ओवर में क्या अंतर है? इन दोनों का मतलब ऊपर है और न छूती हुई अवस्था में है, लेकिन ओवर जो है वो न छूती हुई अवस्था में है, कुछ इस तरह की पोजीशन में है, यानी कि न छूती अवस्था में, लेकिन इसके कुछ हिस्से, 2 या 4 हिस्से नीचे धरती में टिके हुए होने चाहिए। जैसे ये छत है, सीलिंग है, रूफ है, इसके 4 जो हिस्से हैं वो नीचे टिक रहे हैं, और ये न छूती हुई अवस्था में भी ऊपर है। यहाँ हम किसका यूज करेंगे? यहाँ हम ओवर का यूज करेंगे। अबव के और एग्जांपल मैं आपको लिखवा दूंगा अभी। ओवर और अबव में अभी अंतर देखिए आप, ऑन में और अबव में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑन का जो यूज है वो तो टचिंग पोजीशन में होगा, जैसे टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, निश्चित रूप से वो छू रही है उसको, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। अबव न छूती हुई अवस्था में है, जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर है, वो अनटच्ड पोजीशन है। देयर इज ए फैन अबव माय हेड, छू नहीं रहा है। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंट है, यानी कि अबव में और ओवर में, इसको आप जरा ध्यान से समझें। ओवर भी न छूती हुई अवस्था में है और अबव भी न छूती हुई अवस्था में है। अंतर केवल इतना है कि ओवर का यूज हम जहां करेंगे, उस नाउन के 2 या 4 हिस्से नीचे टिके हुए होने चाहिए। जैसे छत मेरे सिर के ऊपर है, पंखा भी मेरे सिर के ऊपर है, लेकिन मैंने पंखे के लिए किसका यूज किया है? फैन के लिए किसका यूज किया है? अबव का यूज किया है। देयर इज ए फैन अबव माय हेड। बट रूफ के लिए, सीलिंग के लिए मैं ओवर का यूज करूंगा, क्योंकि सीलिंग के कुछ हिस्से जो है वो धरती में टिके हुए हैं, 4 हिस्से धरती में टिके हुए हैं, जमीन पर टिके हुए हैं, फर्श के ऊपर टिके हुए हैं, इसलिए मैं ओवर का यूज करूंगा। जैसे हमारे सिर के ऊपर आसमान है, आसमान हमारे सिर के ऊपर है, न छूती हुई पोजीशन में है, अनटच्ड पोजीशन में है, वहां आप किसका यूज करेंगे? आप सोचिए, उसके बाद बताइए। वीडियो को पॉज करें, सोचे, यानी कि आसमान, द स्काई, देयर इज ए स्काई अबव आवर हेड्स और ओवर आवर हेड्स, तो वहां किसका यूज होगा? ओवर का यूज होगा, क्योंकि आसमान भी धरती से मिलता हुआ हमको दिखाई देता है, नजर आता है, जिस जगह को हम क्षितिज कहते हैं। क्षितिज वह जगह होती है जहां धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं। तो आसमान हमारे सिर के ऊपर है, वहां हम किसका यूज करेंगे?
ओवर का यूज करेंगे। सीलिंग हमारे सिर के ऊपर है, वहां मैं किसका यूज करूंगा? ओवर का यूज मैं करूंगा। कोई नदी के ऊपर पुल बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, तो वहां किसका यूज होगा? ओवर का यूज होगा, क्योंकि पुल जो है, ब्रिज जो है, वो दो तरफ से धरती में टिका हुआ है, लेकिन सड़क से ऊपर है, नेच होती हुई पोजीशन में है, इसलिए अब नहीं आएगा। क्या आएगा? ओवर का यूज होगा। तो इस अंतर को आप समझे। मैं इसके उदाहरण लिख सकता हूं ओवर के। देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज, क्या आएगा? अब आएगा या ओवर आएगा? ओवर आएगा। ओवर द रिवर, ओवर द रिवर, यानी कि नदी के ऊपर एक ब्रिज है, या द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, यानी कि नदी के ऊपर क्या बनाया गया है? ब्रिज बनाया गया है। देयर इज ए सीलिंग ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर क्या है? सीलिंग है, छत है, रूफ है। तो इस अंतर को आप समझ पाए होंगे। एक एग्जांपल और आपको मैं देता हूं। एन इंस्पेक्टर डैश ए सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। आप सोचें, वीडियो को पॉज करें, सोचें और बताएं क्या आएगा। यानी कि जो एक इंस्पेक्टर जो होता है वो सब इंस्पेक्टर के ऊपर ही होता है। यहां आप ओवर का यूज करेंगे, अबोव का यूज करेंगे, या ऑन का यूज करेंगे। यहां किसका यूज करेंगे? हम अबोव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अबोव का यूज करेंगे। और अबोव का यूज कहां होता है? जिसे मैंने फैन के लिए अबोव का यूज किया। ओवर में और अबोव में आप डिफरेंस समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है हमारा अपॉन। अपॉन, अप और अप टू को हम एक साथ ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अपॉन। अपॉन का मतलब भी के ऊपर, एक है अपॉन, एक है अप और एक है अप टू। अप टू, अप टू का मतलब होता है तक, किसी सीमा तक ऊपर, यानी कि एक सीमा है, उस सीमा से आप ऊपर नहीं जा सकते। वो एक निर्धारित सीमा निर्धारित कर दिया, इस सीमा के आप ऊपर नहीं जा सकते, वहां हम अप टू का यूज करते हैं। अपॉन का मतलब भी क्या होता है? ऊपर होता है। लेकिन कोई नाउन यानी कि कोई संज्ञा जो है, प्रोनाउन जो है, नाउन या प्रोनाउन मोशन की पोजीशन में, गति की अवस्था में गति करके ऊपर जा रहा है, तो वहां उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? अपॉन का यूज करेंगे। जैसे इन और इनटू में अंतर होता है ना, इन यानी कि कोई चीज ऑलरेडी अंदर है तो हम इनका यूज करते हैं, गति करके कोई चीज अंदर गई है तो वहां इनटू का यूज करते हैं। उसी प्रकार से अपॉन जो है गति करके ऊपर जाना, जैसे कोई बिल्ली है वो टेबल के ऊपर कूदी, तो गति करके ऊपर गई है तो हम किसका यूज करेंगे? अपॉन का यूज करेंगे। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द रैट या टेबल, यानी कि जो बिल्ली जो है वो चूहे के ऊपर कूदी, तो गति करके ऊपर गई है, उसके ऊपर जाकर के बैठ गई है, टचिंग पोजीशन में बैठ गई है, तो हम किसका यूज करेंगे? अपॉन का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गति की अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में गति करके किसी चीज के ऊपर जाना के लिए हम किसका यूज करेंगे? अपॉन का यूज हम करेंगे। अब ये भी गति की अवस्था में होता है, लेकिन अब देखिए अपॉन में और अप में आप अंतर देखिए। जैसे कोई बिल्ली है वो उछली है, उसके ऊपर गति करके गई है, और एक स्ट्रेट पोजीशन में बिल्कुल सीधी अवस्था में आप गति करके किसी चीज की, किसी पेड़ के ऊपर या छत के ऊपर या अंदर कुएं में से आप बाहर निकल रहे हैं, कुएं के ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे हैं और आप कुएं से बाहर आ रहे हैं, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? अप का यूज करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है या चढ़ता है, जैसे ही क्लाइम्ड द ट्री, यानी कि वह पेड़ पर चढ़ा, तो यहाँ क्या आएगा? अप का यूज हम यहाँ करेंगे। अप टू यानी कि किसी कोई निश्चित सीमा कर दी, इस सीमा के आप ऊपर नहीं जा सकते। जैसे एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21A अनुच्छेद 21A में क्या है कि जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो केवल 14 वर्ष तक है, उससे ऊपर के बच्चों को नहीं है। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वी कैन से
चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। यानी कि जो बच्चे हैं वो 14 वर्ष तक की आयु तक फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। 14 साल तक के जब होंगे, 14 साल तक के जब वो होंगे, वहां तक उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो इनका जो अंतर है वो आप समझ पाए होंगे। ऑन, अबव, ओवर, अपॉन, अप टू, अप में जो डिफरेंट है वो आप समझ पाए होंगे। इनका जो एंटोनिम है, जो अपोजिट है, वो क्या होता है? डाउन होता है, बीनीथ होता है, अंडर होता है, वो हम देखेंगे। उससे पहले कुछ और कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूं। जैसे इन, एक प्रीपोजिशन है इन, इनका मतलब होता है के अंदर, के भीतर, और एक होता है इनटू। इनटू का मतलब भी के अंदर या के भीतर होता है। दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन अंतर क्या है? इनका मतलब होता है कोई चीज पहले से ही अंदर है। जैसे मैं अभी क्लासरूम के अंदर हूं, तो मैं ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, क्लासरूम के अंदर हूं। जैसे आई एम टीचिंग यू इन द क्लासरूम, आई एम सिटिंग इन द क्लासरूम, आई एम स्लीपिंग इन द रूम। तो मैं पहले से क्लासरूम के अंदर या किसी कमरे के अंदर, या मान लीजिए मैं नदी के अंदर पहले से तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग इन द रिवर, तो वहाँ हम इनका यूज करते हैं। कोई चीज पहले से है, किसी चीज के अंदर है, जैसे बोतल के अंदर पानी है, देयर इज ए वाटर इन द बोतल, तो वहां हम इनका यूज करते हैं। गति करके बाहर से भीतर जाना, वहां हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ही इज सिटिंग इन द रूम, यानी कि वह रूम के अंदर बैठा है। अब वो पहले से बैठा है, किसका यूज होगा? इनका यूज होगा। जैसे शी इज स्विमिंग इन द पूल या रिवर। तो कोई नाउन जो है वो कमरे के अंदर, बोतल के अंदर, किसी भी दूसरी नाउन के अंदर, नदी के अंदर, पानी के अंदर, किसी भी चीज के अंदर ऑलरेडी है, पहले से है, तो वहां इनका यूज करेंगे। और गति करके बाहर से भीतर जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। जैसे ही केम द रूम, वह रूम के अंदर आया, वह रूम में आया। केम यानी कि आया, सेकंड फॉर्म में, पास्ट टेंस है, तो यहाँ क्या आएगा? इन थोड़ी आएगा। किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे, क्योंकि वो अंदर, रूम के अंदर आया है, तो चलकर आया है, गति करके आया है, बाहर से भीतर आया है। तो गतिशील अवस्था में गति करके अंदर जाना, वहां किसका यूज किया जाएगा? इनटू का यूज किया जाएगा। यानी कि गतिशील अवस्था में या गति करके अंदर जाना, गति करके अंदर जाना, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज हम करेंगे। आई जंप्ड डैश द रिवर या पूल, यानी कि मैं पूल में कूदा, तो बाहर से अंदर कूदा है, गति करके कूदा है। इस क्या आएगा? इन या इनटू? इनटू का यह यूज होगा। तो इन और इनटू में आप अंतर समझ पाए होंगे। इन किसी चीज के अंदर कोई नाउन जो है वो पहले से ऑलरेडी है, तो इनका यूज करेंगे। गति करके, जैसे मान लीजिए कि कोई कंटेंट है वो ऑलरेडी हिंदी में है, तो वहां इनका यूज होगा। लेकिन किसी कंटेंट को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। कोई लाइन है वो एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में इनका यूज होगा। लेकिन एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो वहां आप किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो यानी कि एक स्थिति से निकाल करके दूसरी स्थिति में प्रवेश करते हैं, तो वहां हम किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। इनमें आप अंतर समझ पाए होंगे। एक थोड़ा सा समय के लिए बता देता हूं। समय से पहले हम ऑन का भी यूज करते हैं, इनका भी हम यूज करते हैं, और एक प्रीपोजिशन और है एट का भी यूज कर देते हैं। इनमें क्या अंतर है देखिए। हाँ, अब ऑन,
और इनका जो यूज है वो समय के संदर्भ में भी किया जाता है। समय के संदर्भ में देखते हैं ऑन का और इनका वैसे हमने पढ़ लिया है, लेकिन समय के संदर्भ में ऑन का कहाँ यूज किया जाता है, इनका कहाँ यूज किया जाता है। तो देखिए, समय के लिए ऑन का भी यूज कर सकते हैं, समय के लिए हम इनका भी यूज करते हैं, और समय के लिए हम एट का भी यूज करते हैं। देखिए तीनों में क्या अंतर है समय के संदर्भ में। एक तो होता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम, और एक होता है एट टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, समय पर। यानी कि अब समय पर जैसे 7 बजे का टाइम दिया है तो या तो 6:58 या 7:02, यानी कि समय के आसपास, तो या तो 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद में, 2-4 मिनट पहले या 2-4 मिनट बाद में, यानी कि समय के आसपास, तो वहां हम यूज करते हैं ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले पहले, यानी कि समय के अंदर, समय से पहले हम इन टाइम का यूज करते हैं। यानी कि जैसे 7 बजे का टाइम है तो 7 बजे से पहले पहले, चाहे 6:55 है, 6:58 है, तो वहां हम यूज करते हैं इन टाइम, यानी कि समय के पहले। और ये बिल्कुल निश्चित समय, यानी कि समय पर निश्चित समय, एग्जैक्ट टाइम जो बिल्कुल होता है ना, एग्जैक्ट टाइम, तो वहां हम जैसे बजे में समय दे रखा है तो वहां एट का हम यूज करेंगे, ठीक है ना, एट 7 o'clock, यानी कि बिल्कुल निश्चित फिक्स 7 बजे। ऑन टाइम एक डे और डेट से पहले हम किसका यूज करते हैं, डे, डेट या फेस्टिवल से पहले हम किसका यूज करते हैं, फेस्टिवल भी इसमें आ जाएगा, फेस्टिवल, त्योहार से पहले भी हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज हम करते हैं। इनका यूज मॉर्निंग और इवनिंग से पहले करते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग से पहले किसका यूज करते हैं, इनका। मॉर्निंग और इवनिंग से पहले इनका यूज करेंगे। डे, डेट दे रखे हैं तो वहां ऑन का यूज करेंगे, और एट का यूज बिल्कुल निश्चित समय पर या फिक्स समय पर हम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं। वी रीच्ड दिल्ली 7 o'clock, यानी कि हम 7 बजे दिल्ली पहुंचे। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, फिक्स टाइम दे रखा है, तो यहाँ प्रपोजिशन कौन सा आएगा, एट आएगा, ठीक है। जैसे वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि हम एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं, ऑन टाइम आएगा या इन टाइम आएगा या एट टाइम आएगा। अब एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम देने के लिए हम जाते हैं तो ऑन टाइम तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑन टाइम का मतलब तो क्या होता है, जैसे 7 बजे का समय है तो या तो 2 मिनट बाद में या 2 मिनट पहले, तो वहां ऑन टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पर आप 2 मिनट लेट कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, इन टाइम आएगा, यानी कि हम पहुंचते इन टाइम है, एग्जामिनेशन सेंटर पर हम इन टाइम पहुंचेंगे। बट द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, परीक्षा शुरू कब होती है, इन टाइम, यानी कि समय से पहले तो कैसे हो जाएगी, ऑन टाइम, यानी 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद नहीं, बिल्कुल एट टाइम। एग्जामिनेशन स्टार्ट्स एट टाइम, तो यहाँ क्या आएगा, एट टाइम, यानी कि बिल्कुल फिक्स समय पर शुरू होती है, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए आई रीच्ड दिल्ली, महीना दे दिया, जैसे क्या दे दिया, महीना दे दिया, या ईयर दे दिया, ईयर जैसे मान लीजिए कि 2015 दे दिया, तो यानी कि मंथ और ईयर से पहले इसका हम यूज करते हैं, इनका हम यूज करते हैं। ध्यान रहे, डे और डेट से पहले, तो किससे पहले, डे या डेट से पहले तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन का हम यूज करते हैं, लेकिन मंथ और ईयर से पहले हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि ऑन का यूज डे और डेट से पहले, जबकि इनका यूज हम किससे पहले करते हैं, मंथ या ईयर से पहले हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करते हैं। एट बिल्कुल एग्जैक्ट समय टाइम पर, तो वहां एट का यूज करेंगे। एक मॉर्निंग और इवनिंग से पहले भी हम इनका यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग से पहले डे या डेट दे रखे हैं तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करेंगे। जैसे ऑन संडे मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग या इवनिंग से पहले इनका यूज होता है, और मॉर्निंग
और इवनिंग से पहले डे या डेट दे रखा है तो डे डेट से पहले किसका यूज होगा, ऑन का। तो मॉर्निंग इवनिंग से पहले डे डेट दे रखा है तो हम ऑन का यूज करेंगे। तो आज हमने ऑन, अबव, ओवर, अप टू, अपॉन इनमें अंतर देखा। ऑन, इन और एट का जो यूज है वो समय के संदर्भ के लिए किया जाता है, इनमें अंतर क्या होता है ये देखा है। बाकी के जो कंफ्यूजिंग वाले जो प्रीपोजिशन है जैसे विथ और बाय में कंफ्यूजन है, अमंग और बिटवीन में कंफ्यूजन है, बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूजन है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रीपोजिशन की अभी हमारी 2 क्लास और होगी, ये पहली क्लास है प्रीपोजिशन की। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें LPS के YouTube चैनल पर। थैंक यू।